मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। तो वही चैप्टर हम कंटिन्यू करेंगे। तो उसमें बच्चों आप बेसिक सीख चुके हैं, गुणज और गुणनखंड के बारे में काफी चीजें सीख चुके हैं। अब उसके बाद हमने भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा और उन से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आइए हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए हम स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चैप्टर हमारा है प्लेइंग विथ नंबर्स। हम ये क्वेश्चन कर रहे थे सेकंड, और इसमें हमने काफी सारे पार्ट्स तो कर लिए थे। कौन से किए थे? देखिए फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। ये क्या था? ये कथन असत्य था, इसको हम फॉल्स भी बोल सकते हैं, ये फॉल्स है। और दो विषम संख्याओं जो बी वाला था वो हमारा ट्रू है, और जो पार्ट सी है वो भी ट्रू है। उसके बाद पार्ट डी जो है वो फॉल्स है। मतलब फॉल्स मतलब असत्य और ट्रू मतलब सत्य। ठीक है, तो हम ट्रू फॉल्स भी लिख सकते हैं इनके रिगार्डिंग। अब बच्चों नेक्स्ट आता है पार्ट ई। इसमें क्या बोला गया? सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं। तो आपको ये चेक करना है कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम हैं या कोई सम भी है। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। क्या ये सम है या विषम है? ये तो सम है, लेकिन यहाँ ये बोल रहे हैं कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, मतलब ये फॉल्स हो गया या फिर ये असत्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते। तो बताइए ये जो 2 है अभाज्य संख्या, इसका एक गुणनखंड तो 1 है और एक 2 खुद है। ऐसे ही जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, जैसे आप 5 ले लीजिए, 5 का भी 1 है और 5 है, मतलब एक तो वो खुद होती है और एक नंबर होता है उनका गुणनखंड, इसीलिए इनके गुणनखंड होते हैं। यहाँ पे बोला गया है अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, ये असत्य बोला गया है। अब जी वाला देखेंगे हम। जी में क्या है? दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो दो अभाज्य संख्याएं हम एक बार चेक करके देखते हैं कि इनका योग सम होगा या नहीं होगा हमेशा। तो देखिए हम शुरू में यहाँ पे हम पार्ट एफ करेंगे। तो दो अभाज्य संख्याएं हम लेंगे, पार्ट जी होगा ये। पार्ट जी यहाँ पे करेंगे। तो दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 5 + 7 कितना हो गया? 7 + 5 12। तो 7 और 5 अभाज्य संख्या है, इनका अगर हमने योग किया तो कितना आ गया? 12 आ गया। और 12 क्या होता है? 12 सम होता है। तो ठीक है, ये तो मान लिया हमने कि सम होता है। एक और चेक कर लेते हैं, 11 + 13, इसको अगर हम ऐड करें तो 3 + 1 4, 1 + 1 2, 24 आ गए, ये भी सम होता है। एक और चेक कर लेते हैं, 2 + 3, 2 + 3 होता है 5, ये तो विषम हो गया। लेकिन कुछ केस में सम भी होता है, कुछ में विषम भी होता है। तो इसमें हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सदैव सम होता है। ये जो वर्ड यूज किया यहाँ पे सदैव, मतलब इसका मतलब है कि हमेशा सम ही होना चाहिए, लेकिन कभी कभार तो विषम भी हो सकता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पार्ट है केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। तो क्या 2 के अलावा कोई सम अभाज्य संख्या है? अभी बच्चों हम अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा सिर्फ 2 ही है जो अभाज्य संख्या भी और सम भी है, बाकी सभी विषम अभाज्य संख्याएं होती हैं, यानी कि ये सत्य है, ट्रू है। फिर सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, ये बोला गया है। तो सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं कैसे हो सकती हैं भाई? अभी इससे पहले पार्ट में हमने बात की कि जो 2 है वो तो अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है, इसीलिए ये गलत हो जाता है।
दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। मतलब दो सम संख्याओं का गुणनफल हम करके देखेंगे और उसमें हम चेक करेंगे कि सम आएगा या विषम आएगा। 2 × 4 कितना आ गया, 8 आ गया। फिर हम 6 × 8 करके देखते हैं, ये दोनों भी सम संख्याएं हैं तो 48 आ गया। इसका मतलब दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम ही होता है, ये हम मान सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, कंप्लीट होता है। और ये टोटली आपके बेसिक्स टेस्ट करता है। बेसिक अगर आपको अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। और बेसिक से मेरा मतलब है इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 3 या 4 चीज आनी चाहिए। 3 या 4 चीज क्या पता होना चाहिए? एक तो भाज्य संख्या पता होना चाहिए। भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है, ये हम सब कर चुके हैं। सम क्या होता है, विषम क्या होता है, बस ये चीजें पता होंगी तो ये सारे पार्ट आप इजीली कर पाएंगे। किसी में ऐड करना है, किसी में मल्टीप्लाई करना है, बस यही चीज इनमें पूछी गई है, तो इनको आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए हम अब पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में जो 1 से 100 तक आती हैं। कितने तक आती हैं? 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्याएं आती हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमें ये चेक करना है बच्चों कि कौन सी हमारे पास अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं और कौन सी यहाँ पे भाज्य संख्याएं हो सकती हैं। तो हम शुरू करते हैं। देखिए जो एक है, एक के बारे में मैंने क्या बताया था आपको कि एक ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या उसको बोल सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद हम दो की तरफ बढ़ते हैं। तो जो भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम सर्कल करते जाएंगे। ठीक है, तो दो क्या है? दो अभाज्य संख्या है, आप सबको पता है। अभाज्य संख्या मैं फिर से बता देता हूं कौन सी होती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती हैं या तो वो एक से भाज्य होती हैं या फिर अपने आप से, एक से भाज्य होती हैं या फिर अपने आप से, अपने आप से डिवाइड हो सके, उनको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। बाकी एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी अगर वो डिवाइड हो सकती हो तो उनको हम क्या बोलेंगे? उनको भाज्य संख्या बोल सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 भी अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 एक और 3 से ही डिवाइड होती है और किसी के टेबल में नहीं आता है 3, और किसी के पहाड़े में 3 नहीं आता है। इसी तरह अगर 4 हम देखेंगे तो 4 क्या है? 4 तो भाज्य है। ठीक है, यहाँ पे हम अभाज्य संख्याओं के बारे में सीख रहे हैं। 4 तो भाज्य है। ठीक है, 4 भाज्य क्यों है? क्योंकि 4 भाज्य इसलिए है क्योंकि 4 2 के टेबल में आती है, इसलिए 4 को हम भाज्य बोल सकते हैं। 5 जो है वो अभाज्य है क्योंकि 5 किसी टेबल में नहीं आती है। अब आपको इनमें से ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जो किसी के टेबल में नहीं आती हों। ठीक है, वो सिर्फ अपने और एक के टेबल में आती हों। तो अब देखिए 6 तो 2 के टेबल में भी आती, 3 के टेबल में भी आती है, तो 6 क्या हो गया? 6 भाज्य संख्या हो गई। इसी तरह 7 अभाज्य संख्या हो गई क्योंकि 7 किसी के टेबल में नहीं आती। 8 9 10, फिर 11 देखेंगे तो 11 भी किसी के टेबल में नहीं आती। फिर 12 आता है पर 13 नहीं आता। 12 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि जो शुरू में हमने 2 को क्या लिखा है? अभाज्य संख्या लिखा है, क्योंकि 2 या तो 2 के टेबल में आती या 1 के। ठीक है, इसके अलावा किसी के टेबल में नहीं आती। लेकिन उसके अलावा जितने भी सम संख्याएं होंगी सबके सब 2 के टेबल में आएंगी, तो इसलिए जितनी भी सम संख्या होंगी वो तो अभाज्य हो ही नहीं सकती, पहले से ही उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए जैसे 15 है, 15 3 के पहाड़े में आती है, 17 अभाज्य हो जाएगा। फिर 19 जो है वो अभाज्य हो जाएगा। 19 के बाद 20 21 22 नहीं होगा, लेकिन 23 अभाज्य हो जाएगा। 24 25 26 27 28 नहीं होगा, लेकिन 29 अभाज्य हो जाएगा। इसके बाद फिर 31 अभाज्य हो जाएगा। 31 के बाद फिर हम
37 को लिखेंगे अभाज्य, और 37 के बाद हो जाएगा 41, और 41 के बाद हो जाएगा 43, 43 के बाद हो जाएगा 47, और 47 के बाद हो जाएगा 53, 53 के बाद हो जाएगा 59, 59 के बाद हो जाएगा 61, 61, और 61 के बाद हो जाएगा 67, 67 के बाद हो जाएगा 71, 71 के बाद 73, और 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, फिर 89, और फिर आ जाएगा 97। तो ये सब जो हमने सर्कल किया है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, ये सारी संख्याएं क्या हैं, अभाज्य हैं 1 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। 100 से छोटी अभाज्य संख्याएं ये आती हैं। अब जो सर्कल किया है, इसके अलावा जो भी संख्याएं आपको दिख रही हैं, उनको हम भाज्य संख्याएं बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उनको हम? भाज्य संख्याएं। बस फिलहाल आपको इतना समझना जरूरी है कि कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं 1 से 100 के बीच में, और कौन सी भाज्य होती हैं। अब आपका काम ये है बच्चों कि आप खुद से टेबल बनाएंगे और एक तरफ लिखेंगे 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, और एक तरफ लिखेंगे जितनी ही भाज्य संख्याएं हैं, सभी आप लिखेंगे, ताकि जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे वो इजीली आप कर पाए। अब देखिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, अगले क्वेश्चन में स्पष्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है। यहां पे है क्वेश्चन 3, और इसमें कहा गया है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 3 हैं। देखिए 13 में भी 1 और 3 है, 1 पहले आ गया, 3 बाद में आ गया, और 31 की बात करें तो उसमें भी 1 और 3 है, लेकिन 1 बाद में है, 3 पहले है, और दोनों ही अभाज्य संख्याएं भी हैं। अब आपको 100 तक की ऐसी अन्य संख्याओं के युग्म, ऐसे पेयर निकालने हैं जिनमें सिर्फ 2 ही डिजिट्स आए, वो आपस में इंटरचेंज हो जाएं, और डिजिट सिर्फ 2 ही यूज हो जिनमें, ठीक है। ऐसे आपको पेयर निकालने हैं बच्चों, ठीक है। तो अब देखिए कि हम क्या कर सकते हैं, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक हम लिख सकते हैं। उसके बाद 1 से 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उनमें हमें ऐसे पेयर ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे पेयर हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कि सबसे पहले हम उसी टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे 2 डिजिट की संख्या देखिए, 1 1 है, ठीक है, लेकिन इसका कोई पेयर हमें नहीं दिखाई देता। उसके बाद अगर हम एक साथ की बात करें, 17 दिख रहा है, 17 अभाज्य संख्या है, और 17 को अगर हम उल्टा कर दें तो कितना बनता है? 71 बनता है। तो 71 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो आप लिख सकते हैं जो दूसरा युग्म होगा वो होगा 17 और 71। 17 और 71, इसमें क्या यूज किया गया है? 1 और 3 है, ठीक है, दोनों में 1 और 3 है, और दोनों अभाज्य संख्या है। क्या हमें ऐसा और पेयर मिल सकता है, ऐसा युग्म और मिल सकता है? तो हम चेक करेंगे। देखिए जो 13 है, 13 का भी युग्म है 13 और 31, लेकिन ये तो पहले से ही हमें बता रखा है, इसीलिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। उसके बाद 17 के बाद 19 है, 19 का उल्टा बनता है 91, 91 अभाज्य संख्या नहीं है, इसलिए छोड़ देंगे इसको। 23 को लिखेंगे 32, 23 का उल्टा 32, लेकिन 32 भी अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 29 का उल्टा 92, फिर 31 का उल्टा 13, ये हम कर चुके हैं। फिर 37 का उल्टा 73 होता है। तो देखिए 37 और 73 दोनों हैं, तो हम लिख सकते हैं 37 और 73। इसमें भी हमने 3 और 7 इस्तेमाल किए हैं, और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, ये कर सकते हैं। उसके बाद हम बाकी सभी भी चेक करेंगे, और हम देखेंगे कि और ऐसा कौन सा पेयर बनता है। तो देखिए 79, ठीक है, 79 और 97
मुझे एक और पेयर दिख रहा है 79 और 97। ये ऐसा पेयर दिख रहा है जिससे मैं बोल सकूं कि ये दोनों पेयर अभाज्य हैं और 9 और 7 का इसमें इस्तेमाल हुआ है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम ये क्वेश्चंस कर देंगे। अब देखिए कि एक क्वेश्चन हम और करेंगे। यहां पे आपके सामने एक क्वेश्चन है। बीस से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं अलग अलग लिखिए। 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं आपको क्या करना है, अलग अलग लिखनी है। ठीक है, तो हम 20 से छोटी सभी संख्याएं लिख देते हैं। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 20 से छोटी लिखने इसलिए 20 आएगा नहीं इसमें। अब हम चेक करते हैं 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं कौन सी हो जाएंगी। तो देखिए ये जो 2 है ये अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 7 हो जाएगी, फिर उसके बाद 11 हो जाएगी, 13 होगी और 17 और 19। ये सभी अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो अभाज्य आप लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याएं। और इस कैटेगरी में आप लिख देंगे जो भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 3 5 7 11 13 17 और 19। उसके बाद आप लिखेंगे भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं में कौन सा आ जाता है, भाज्य जो बच गई वो भाज्य संख्याएं होंगी। लेकिन इसमें एक तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एक ना ही भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। तो 4 6 8 9 10 12 14 15 16 और 18 ये सब आ जाती हैं भाज्य संख्याएं। ठीक है बच्चों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बोला गया है 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिखिए आप। तो अब आप 10 तक देखेंगे, 10 तक अगर चेक करेंगे तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या मुझे इसमें 7 दिखती है। तो 1 से 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 आप लिख देंगे। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे। जो भी आपने यहाँ पे क्वेश्चंस किए हैं उनको दोबारा प्रैक्टिस जरूर करें और आप निरंतर ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते रहेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।